आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड वेव्स के बारे में। देखो यार, वेव्स पूरा का पूरा एक सेक्शन है जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अलावा ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, उसके अलावा साउंड वेव, ठीक है। अब पहले तो क्या होता था, पहले तो इन दोनों से अलग अलग एक क्वेश्चन आता था, इससे अलग एक क्वेश्चन पक्का आता था, एक से एक अलग क्वेश्चन पक्का आता था, या फिर मैं बोलूं कि तीनों चैप्टर से कुल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था तीनों से एक एक क्वेश्चन आ जाता, कभी कभी ऐसा होता था कि किसी भी 2 से आ जाता था, एक से नहीं आता था, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ है, अब कुछ ऐसा हुआ है कि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब आने लग गए 25। तो इंपॉर्टेंस जो है वो उन्हीं टॉपिक की बढ़ जाती है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट। अब यार देखो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, आपको पता है कि ऐसा सवाल जिसमें एक कॉन्सेप्ट से ज्यादा, मतलब एक फॉर्मूला के अलावा और भी चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ती हैं, दैट इज मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो अभी जो है, अभी सिनेरियो ऐसा है कि इन तीनों चैप्टर से मिलके ऐसे मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप लकी हो तो 2 आ जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन तीनों में से आए। तो साउंड वेव्स में वो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो वो होता है बीट्स, ठीक है, उसके अलावा डॉपलर इफेक्ट, उसके अलावा साउंड वेव की इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, ठीक है, और उसके अलावा ऑर्गन पाइप, ठीक है, ऑर्गन पाइप। तो देखो, ऑर्गन पाइप से पूछा जाएगा तो सवाल, या बीट से पूछा जाएगा, या डॉपलर से पूछा जाएगा, या फिर इक्वेशन ऑफ साउंड से। अब कुछ पार्ट ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉमन पार्ट के क्वेश्चन से, चाहे वो ट्रैवलिंग वेव हो और चाहे वो साउंड वेव हो। कुछ चीजें यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव जो होता है वो सेम तरीके से होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्या है, देखो यार, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 आइडेंटिकल सोर्सेज ऑफ साउंड S1 एंड S2 produce intensity I naught at a point P equidistant from each source. Determine the intensity of each source at point P. अब देखो हमें क्या दिया हुआ है कि मान लो कोई भी 2 रैंडम सोर्स मानो आप, ये S1 हो गया, ठीक है, यहां मैं मान लेता हूं कोई भी सोर्स है S2, यहां कोई पॉइंट हो गया मान लो P। अब ऐसा बोला गया है कि यहां से कोई वेव आएगी, ठीक है, P पे, और ये सिंपल हार्मोनिक वेव है एक्चुअल में, इसे मैं दिखा रहा हूं सिंपली बेसिक इस तरह से स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। यहां से वेव आई, इस तरह से आई चल के, इस तरह से वेव चल के आई, सिंपल हार्मोनिक वेव, ठीक है, इस तरह से चल के आई, और यहां से भी इस तरह से वेव चल के आई, ठीक है जी। यहां क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, और यहां पे मुझे बताना है कि कितनी इंटेंसिटी होगी। इसकी इंटेंसिटी जो है वो आई मान लेता हूं, और इसकी इंटेंसिटी भी आई। क्यों आई, क्योंकि भाई ऐसा बोला गया है कि मेरे भाई 2 आइडेंटिकल सोर्स हैं, मतलब इंटेंसिटी दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। तो ये आई इंटेंसिटी से चमक रहा है, ये भी आई इंटेंसिटी से चमक रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेज पहुंच रही हैं, ठीक है, ये इसकी पर यूनिट एरिया पे जो पावर रेडिएट कर रहा है वो आई है, और इसकी पर यूनिट एरिया पे पावर रेडिएट कर रहा है वो आई है। अब मुझे पी पॉइंट पे क्या बताना है, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी है। पी पॉइंट पे इंटेंसिटी हमें एक्चुअल में दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल सोर्सेज ऑफ साउंड S1 S2 प्रोड्यूस इंटेंसिटी I नॉट एट P, ठीक है। तो यहां पे जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो है I नॉट। अब मुझे देखना है कि I नॉट किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि ये जो दूरी ट्रेवल करी है इसने X1, और इसने जो करी है X2, S1 सोर्स से जो रे निकली उसने दूरी करी है X1, और इसने करी है दूसरी वाले ने X2। तो X1 बराबर है X2, ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, S1 से P की जितनी दूरी है S2 से P की उतनी ही दूरी है, S2 से भी P की उतनी दूरी है। तो X1 बराबर X2 हो गया, यानी कि दोनों जो वेव्स आ रहे हैं इंटरफेरेंस करने के लिए, दोनों वेव्स ने सेम दूरी चली। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा दोनों वेव के बीच में वो 0, पाथ डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। पाथ डिफरेंस जब भी डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, ठीक है, तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होता है। n की वैल्यू देखो 0 से लेके और कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 जो भी मन करे वो रख लो, ठीक है। पाथ डिफरेंस जब भी n लैम्डा होता है तो इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट IR लिख रहा हूं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है भाई √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर,
ठीक है। I1 क्या होता है, पहले सोर्स की इंटेंसिटी, I2 क्या होता है, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी। दोनों का रूट करो, ऐड करो और स्क्वायर कर दो। ये आया कहां से, ये भी समझा देता हूं, ठीक है। देखो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, पाथ डिफरेंस आया है 0, ठीक है। फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस को हम कहते हैं फाई। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस 0 रख दूं यहाँ पे, ठीक है, तो फेज डिफरेंस भी कितना आ गया, 0 आ गया, फाई की वैल्यू, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ना किसी भी फंक्शन के लिए, ठीक है, फॉर्मूला पता होगा, वो क्या होती है, वो होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। अब अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, उसके लिए कॉस फाई को क्या होना पड़ेगा, 1। कॉस फाई को 1 होना पड़ेगा, इसका मतलब फाई को क्या होना पड़ेगा, 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो आ रहा है ना फाई 0। फाई 0 आ रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है यहाँ पे पॉइंट P पे, ठीक है। डेल्टा एक्स भी 0 है, फाई भी 0 है, मतलब कि पाथ और फेज दोनों डिफरेंस 0 है, तो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी। और जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वो होती है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, I0, तो लिखूंगा I0 इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लेके आया हूँ यूज करने के लिए, ठीक है। तो I0 इज इक्वल्स टू लिखूंगा पहले की इंटेंसिटी जो कि है I, रूट किया इसका, प्लस दूसरे की इंटेंसिटी वो भी I है, और दोनों का कर दिया स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया भाई I0 बराबर 2 रूट I का होल स्क्वायर, यानी कि 4I, यानी कि हर एक सोर्स की इंटेंसिटी I जो आई वो आ गया अपने पास में I0 बाई 4, या मैं बोल सकता हूं 0.25 I0। ऐसा ही है भाई, दोनों के दोनों सोर्सेज जो हैं, दोनों की इंटेंसिटी मुझे क्या पता चल गई, मुझे पता चल गई I0 बाई 4। हमें पूछा क्या गया था, हमें यही पूछा गया था मैक्सिमम, हमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटेंसिटी ऑफ सोर्स फाइंड करनी है, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, डिटरमिन इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स, ठीक है। तो दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी कितनी आ गई P पॉइंट पे, I और I, यानी कि I0 बाई 4 एंड I0 बाई 4, क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या बोली गई है सवाल में, देखो इंपॉर्टेंट है, ये बोला गया है कि power of S1 is reduced to 64% and phase difference between two sources is varied continuously, then determine the maximum and minimum intensities as the point P। मतलब क्या है कि पहले वाला सोर्स है ना, इसकी जो इंटेंसिटी पावर है, पावर से ही तो इंटेंसिटी आती है भाई, इसकी पावर है अभी मान लो कुछ भी P1, अब इसकी पावर को मैं 64% रिड्यूस कर दूंगा। पावर क्या होती है, पावर होती है जो चारों दिशाओं में यहां से इस तरह से निकल रही होगी। इंटेंसिटी होती है पर यूनिट एरिया पे पहुंचने वाली पावर, है ना, पर यूनिट एरिया पे जो पावर पहुंचती है उसे कहते हैं हम इंटेंसिटी, ठीक। अब बोला गया है कि डायरेक्ट सीधी सी बात है, एरिया वेरिया कुछ चेंज नहीं किया है, पावर को डायरेक्ट रिड्यूस कर दिया 64%। इसका मतलब जो इसकी रिड्यूस टू, मतलब कि 64% तक रिड्यूस किया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इंटेंसिटी 64% तक रिड्यूस कर दी है। अब इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, I थी, यानी कि I0 बाई 4 थी, अब इसको 64% कर दो, तो इसका मतलब क्या है 0.64 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इनिशियली इसकी इंटेंसिटी थी I0 बाई 4, अब 64% तक रिड्यूस कर दिया, मतलब कि 64% हो गई है, तो 64% इंटू इसकी इंटेंसिटी I थी, यानी कि I0 बाई 4 थी, तो यह आ गया अपने पास में 0.16 I0, ठीक है। तो पहले की इंटेंसिटी क्या आ गई 0.16 I0, दूसरे की तो I0 बाई 4 ही रहेगी, ठीक। तो हम क्या करते हैं अब इस केस में हम करते हैं कि जो I मैक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम जो होता है भाई डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं तो पता ही होंगे आप लोगों को, वो होता है I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। I1 कितना आ रहा है मेरे पास में भाई, I1 आ रहा है, देखो ये रहा 0.16 I0, और I2 आ जाएगा 0.25 I0, ठीक है। I0 बाई 4 0.25 I0 हो गया, और I1 हो गया 0.16, तो लिख देते हैं 0.16 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट में 0.25 और इन दोनों का स्क्वायर, और I मिनिमम के लिए भी लिख देते हैं 0.16 माइनस अंडर रूट में 0.25 और इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। तो I मैक्स कितना आ जाएगा, देखो ये तो 0.4 का अंडर रूट होता है, 0.4 होता है इसका अंडर रूट 0.16 का, तो ठीक है, तो ये आएगा 0.4 प्लस ये होता है 0.5 का, ठीक है ना, 0.5 का स्क्वायर होता है ये 0.25, तो 0.25 का अंडर रूट होगा 0.5, इसका कर देना स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 0.4 माइनस 0.5, इसका कर देना स्क्वायर, ये आ रहा अपने पास में 0.9 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा
1 का माइनस का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो स्क्वायर है, तो आ जाएगा 0.81, ठीक है, आई मैक्स, और यहां आ जाएगा अपने पास में 0.01, ठीक है, आई मिनिमम। क्लियर है, समझ में आ गया, दोनों साइड से क्लियर है। अब भाई तीसरा सवाल जो है वो क्या पूछा गया है, इसी में मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी पूछी गई थी, निकाल दी मैंने। अब पूछा गया है कि पावर ऑफ S1 इज रिड्यूस्ड बाय बोला है कि इतना परसेंट घटा दूं। पहले तो रिड्यूस टू बोला था, मतलब 64 तक घटाना है, अब रिड्यूस करना है 64%, देन डिटरमिन मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब क्या करना है, देखो यहाँ आई नोट हमने नहीं लिखा है, पहले तो वो लिख लेते हैं। आई नोट दोनों तरफ चलता रहेगा ना, 0.14 और 0, तो आई नोट चाहे तो आप बाहर ले सकते हो, तो यहाँ आई नोट भी आ जाएगा, ठीक है, आई नोट भी चलता रहेगा, आई नोट भी चलता रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी अंडर रूट में आई नोट आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन की छोटी सी मिस्टेक है, बाहर लिख लेना आई नोट आई नोट आई नोट, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब क्या हो रहा है, अब भाई जो I1 है ना, ऐसा बोला गया उसकी घटा दी है बाय 64%, मतलब 64% घटा दिए, तो बची कितनी, बची है 36%, ठीक है। और I2 है वो अपना वही है, I2 कितना है, I नोट बाई 4 ही है, और जो I1 है वो हो गया 36% ऑफ I नोट बाई 4, क्योंकि 64% घटाने का मतलब है 36% करना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बन गया अपने पास में 36 0.4 इंटू I नोट, और यहाँ पे बन गया I2 की वैल्यू 0.25 I नोट, ये तो वही रहेगा 0.25, ये अपने पास आ गया देखो 0.09 I नोट, ठीक है। क्लियर है, I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब तो भाई बेसिक वही I मैक्स जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम क्या हो जाएगा, I मिनिमम हो जाएगा अगेन वही अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो अंडर रूट I1 कितना है भाई, I1 की वैल्यू 0.09 अंडर रूट कर ले I1 प्लस I2 कितना है 0.25, I नोट लिखना है यहाँ पे भी, इसका स्क्वायर है। मिनिमम में भी सेम वही 0.09 I नोट, ठीक है, माइनस अंडर रूट 0.25 I नोट, इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ये आ जाता है 0.3 रूट I नोट प्लस ये आ जाता है 0.5, ठीक है, और 0.5 और रूट I नोट, ठीक है, इसका अंडर रूट लेंगे 0.5 आ जाएगा ना, और यहाँ लिख देते हैं रूट I नोट, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा अपने पास में अंडर रूट 0.3 रूट I नोट, अंडर रूट यहाँ नहीं आएगा यार, अंडर रूट I नोट के पास आएगा, और ये बन जाएगा माइनस 0.5 रूट I नोट का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, पहले में हमने I नोट नहीं लिखा था, अभी लिख लेते हैं, बट उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बाहर निकालूंगा अंडर रूट यहाँ से कॉमन लूंगा अंडर रूट I नोट, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो I नोट बाहर आएगा, I नोट बाहर आया तो ये बना 0.3 प्लस 0.5 का स्क्वायर, और यहाँ भी I नोट बाहर आया, बचा क्या 0.3 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, ये बन गया अपने पास में 0.8 का स्क्वायर, यानी कि 0.64 I नोट, और ये बन गया 0.2 का स्क्वायर माइनस का, तो ये बन गया 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.04 I नोट, ठीक है। तो यह आ गया अपने पास में I मिनिमम, और यह आ गया I मैक्सिमम, ठीक है। तो तीनों केसेस हमने सॉल्व कर लिए, बड़ा सवाल था, लेकिन इंटेंसिटी का सवाल जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ पूछा जाता है इंटरफेरेंस का, वो चाहे ट्रेवलिंग वेव में पूछा जाए चाहे वो यहाँ पूछा जाए, कॉन्सेप्ट एक ही लगता है कि भाई एन लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, और इसी तरह के सवाल क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू स्टीरियो स्पीकर्स S1 एंड S2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2.40 मीटर, ठीक है। ये सोर्स S1 रहा, ये सोर्स S2 रहा, दोनों के बीच की दूरी मुझे दिखा रखी 2.40 मीटर। ये भी बोला गया है कि ए पर्सन P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.20 मीटर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्पीकर एज शोन इन फिगर। तो फिगर में बताया हुआ है कि एक स्पीकर से स्पीकर 1 से 3.20 मीटर पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब बोला गया कि फाइंड द फ्रीक्वेंसीज इन द ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज का मतलब क्या है, सिर्फ वो ही फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो 20 से और 20,000 हर्ट्ज के बीच में आती हैं, फॉर विच द लिसनर विल हियर अ मिनिमम साउंड इंटेंसिटी। मतलब क्या है कि मिनिमम साउंड सुनाई देगी, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव क्यों बोला, क्योंकि मिनिमम सुनाई दे रहा है उसको तो डिस्ट्रक्टिव होगा, और अगर मैक्सिमम सुनाई देता है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है हमें एयर में
320 मीटर पर सेकेंड। अब यार एक चीज सोचो कि ये दूरी मुझे पता है यहां से और यहां तक की 3.20 मीटर है, ये 2.40 मीटर है, ये कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3.20 का स्क्वायर प्लस 2.40 का स्क्वायर। क्लियर है? ये आ जाएगा अपने पास में 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहां से इनको सॉल्व करेंगे तो 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 होता है। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया कि भाई यहां से इस जो स्पीकर 2 है उससे दूरी जो है पर्सन की वो है 4 मीटर और स्पीकर 1 से दूरी है 3.20 मीटर। अब हमें पता है कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है दोनों वेव्स के द्वारा चली गई दूरी के बीच का डिफरेंस। अब ये चल रही है x2, स्पीकर 2 से जो वेव निकली वो 4 मीटर माइनस स्पीकर 1 से निकली वो 3.20 मीटर, तो डेल्टा x कितना आ गया अपने पास में, डेल्टा x आ गया अपने पास में 0.80 मीटर। ठीक है, मीटर में आ गया। क्लियर है? अब मुझे पता है कि जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि भाई इसको तो मिनिमम सुनाई दे रहा है, मिनिमम सुनाई देगा तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होना जरूरी है इन दोनों वेव्स का। जो यहां से वेव निकलेगी, ठीक है, और जो यहां से सिंपल हार्मोनिक वेव निकलेगी, उन दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इस पॉइंट पे, तभी इसे मिनिमम सुनाई देगा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है 2n+1 और λ/2, यही होता है। अब मेरे को पता है डेल्टा x तो 0.80 है, तो वैल्यू पुट करते हैं भाई, ये आ जाएगा अपने पास में। दिस इंप्लाइज वैल्यू पुट करेंगे तो 0.80 इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब यार एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें पता है, वो क्या है, वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है वो होती है f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू उसकी वेवलेंथ। अब मुझे वेलोसिटी वेव की दे रखी साउंड वेव की 320, और क्योंकि एक्सपेरिमेंट कहां हो रहा है, पूरा एयर में हो रहा है, तो एयर की वेलोसिटी हमें दे रखी 320 बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, इनटू लैम्डा लिखेंगे। तो लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा की जगह लिख सकता हूं 320/f, ये लिख सकता हूं। तो लैम्डा की जगह लिखता हूं 320/f, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 0.80 इज इक्वल्स टू 2n+1 और लैम्डा की जगह क्या लिख दूंगा 320/f। क्लियर है? अब यहां से फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 2n+1, ठीक है, उसके बाद 2n+1 320/0.80 और 2 भी आएगा, λ/2 था ना तो 2 भी आएगा साथ में, ये 2 भी आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास में भाई क्या बन गया, देखो यहां से 2 से कैंसिल आउट किया, इसको 16 और 0 आ जाएगा, 160 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 320 आ जाएगा। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 लगा दो 2, और 80 से इसको कितने बार कैंसिल आउट कर दो, 20 बार सीधा सीधा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 160 सॉरी 2 बार कैंसिल आउट होगा 80 से। ठीक है, तो 2 बार कैंसिल आउट हुआ तो यह आ गया अपने पास में 100 × 2, यानी कि f की वैल्यू आ गई 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय 200। ठीक है, अब 200 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, देखो यहाँ पे 200 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, 2n+1 टाइम्स आ रहा है। अब n की वैल्यू 0 से लेके 1, 2 एंड सो ऑन कुछ भी रख सकते हो आप, जब तक की फ्रीक्वेंसी कहां ना आ जाए 20,000 हर्ट्ज तक। मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेनी है 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, n की वैल्यू 0 पुट करूंगा, n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो f क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 0 पुट करते ही f आ जाएगा मेरे पास 200, तो इससे कम तो हो नहीं सकती फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 200 पहली फ्रीक्वेंसी हो गई जो मिनिमम सुनाई देगी। उसके अलावा और कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, f1, इसको f0 बोल दिया, f1 रखूंगा, अगर n की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 × 200 कितना होता है 600। ठीक है, f2 कितना हो जाएगा, 2 रखूंगा तो देखो कितना हो जाएगा 5, 5 × 200 कितना हो जाएगा 1000, फिर 3 रखूंगा, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 × 200 कितना होता है 1400। ठीक है, एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? और कहां तक चलेगा, जब तक 20,000 मुझे मिल नहीं जाता। 20,000 कब मिलेगा, देखो 2,000 तो यहाँ पे है ऑलरेडी, सॉरी 200 तो यहाँ पे है ऑलरेडी। यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए 100 आ जाए ना, यहाँ पे अगर 100 आ गया तो 100 × 200 कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 2n+1 कभी 100 हो सकता है क्या, देखते हैं हो सकता है कि नहीं। 2n बराबर हो सकता है 99। अब देखो ये तो भाई कोई, ये तो एक क्या होगा, n की वैल्यू तो 0 1 2 3 ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो 2n जो है ये तो ऑलरेडी एक इवन नंबर है और यहाँ ऑड नंबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99/2 करते हैं हम इसको,
तो आ जाएगी 49.5। ठीक है, तो इसको 49 रखेंगे क्योंकि इंटीजर होती है। ठीक है, तो 49 रखेंगे तो n की वैल्यू 49 रखते हैं। 49 रखते हैं तो कितना आता है, देखो ये आ जाता है F49 जो आएगा वो आ जाएगा 49 इंटू 2 98, 98 प्लस 1 99 इंटू 200। ठीक है, यही आएगा। अब इसका करने के बाद कितना आ जाता है, देखो ये 0081 और ये आ जाएगा 19,800 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये रेंज में 20 से और 20,000 की रेंज में जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो सबसे कम, इस पहली जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो होगा 200 और लास्ट जो सुनेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो होगी 19,800। तो 200 से 19,800 के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी आती है और वो भी 2n+1 मल्टीपल में, वो सारी उसे सुनाई देंगी। क्लियर है, समझ में आ गया सवाल। अब जो नेक्स्ट सवाल है देखो वो क्या कह रहा है कि स्टैंडिंग एट अ क्रॉस वॉक यू हियर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 560 हर्ट्ज फ्रॉम द सायरन ऑफ एन अप्रोचिंग एम्बुलेंस। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप यहां खड़े हुए हो मान लो, ठीक है, और आपकी तरफ यहां पे कोई एम्बुलेंस आ रही है, ऐसे मान के चलो इस तरह से कोई एम्बुलेंस आपकी तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, बोला गया कि आफ्टर द एम्बुलेंस पासेस द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन इज 480 हर्ट्ज। जब ये पास आ रही है तो इसको सुनाई देती है 560 हर्ट्ज, और जब ये दूर जा रही है एम्बुलेंस इससे, पर्सन से, लिसनर से जब दूर जा रही है तो ऑब्जर्वर को सुनाई देती है 480 हर्ट्ज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप खड़े होते हो कभी भी प्लेटफॉर्म पे, जब ट्रेन पास आ रही होती है आपके तो आपको हॉर्न की आवाज तेज सुनाई देती है, और जब जा रही होती है दूर आपसे तो आपको हॉर्न की आवाज धीरे धीरे सुनाई देती है, कम सुनाई देती है और फिर धीरे धीरे सुनना बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहां से तो लॉजिक समझ में आता है मुझे। अब इसके बाद क्या बोला है कि एम्बुलेंस की स्पीड फाइंड करनी है और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है मुझे, v जो दे रखी है वो दे रखी है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो डॉपलर को करने का एक ही तरीका है और सबसे अच्छा तरीका क्या है वो मैं बता देता हूं भाई। तरीका ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो होगी फ्रीक्वेंसी जो सोर्स छोड़ रहा है, मतलब ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ना FO, वो कितनी होगी, वो होगी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ऊपर नीचे लिखो v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, v क्या है बता देता हूं लिख के, v है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, v है। ठीक है, ऊपर नीचे v लिख लिया। फिर हमें क्या लिखना है, फिर हमें प्लस माइनस और प्लस माइनस लिखना है। ऊपर लिखनी है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और नीचे लिखनी है सोर्स की वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो भाई कितने आराम से ये सवाल होगा। कैसे भाई, मुझे v की वैल्यू तो पता ही है, मुझे ये भी पता है कि पहले केस में कितनी सुनाई देती है और मुझे ये भी पता है कि दूसरे केस में कितनी सुनाई देती है। जब एम्बुलेंस पास आ रही है तो कितनी सुनाई देती है और जब दूर जा रही है तो कितनी सुनाई देती है। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास कोई डेटा नहीं है, उसके अलावा मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है भाई। ये दो चीजें दे रखी है और मुझे फाइंड क्या करनी है, एम्बुलेंस की स्पीड फाइंड करनी है इन्हीं ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो तो मूव ही नहीं किया, ऑब्जर्वर मूव नहीं किया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो 0 होगी। ऑब्जर्वर तो चला ही नहीं है ना, सोर्स ही चल रहा है, एम्बुलेंस सोर्स है, ऐसे लिख देता हूं, एम्बुलेंस पे सोर्स है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो हो गई 0। तो यहां से मेरे पास में जो ऑब्जर्वर को सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा सोर्स की फ्रीक्वेंसी v, ये 0 हो गया तो इसे हटाओ परे, v प्लस माइनस vs आ जाएगा। ठीक है, अब भाई पहले केस में जब एम्बुलेंस पास आ रही है, ठीक है, तो सुनाई दे रही है 560 हर्ट्ज बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी है, हमें नहीं पता कि कितनी फ्रीक्वेंसी से सोर्स जो है वो किस फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स है उनको छोड़ रहा है, तो इसको fs ही रख देता हूं। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है 343 मीटर पर सेकेंड, तो v है तो v ही रखता हूं इसको, डिवाइडेड बाय v। अब देखो प्लस आएगा कि माइनस, यहां गड़बड़ होती है बच्चों से। क्या लिखना है मुझे पता है कि जब भी मैं कहीं प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी क्रॉस वॉक पे खड़ा हुआ हूं और सोर्स मेरी तरफ आ रहा है तो सोर्स की जो स्पीड है वो मेरी डायरेक्शन में, मतलब कि किसकी डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर, यानी कि मुझे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से बढ़ती हुई सुनाई देगी कि नहीं देगी, सोच के देखो। मतलब कि देखो यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहां पे कोई सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, ये बज रहा है सोर्स, तो यहां पे इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो मुझे यहाँ पे थोड़ी कम सुनाई देगी, लेकिन जैसे जैसे ये पास आता जाएगा मेरा तो मेरे को फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती हुई सुनाई देगी, यानी कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्या सुनाई देगी, मुझे ज्यादा सुनाई देगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है
तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई देनी चाहिए। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई देगी तो नीचे इस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मुझे नीचे वाली टर्म को छोटा कर देना चाहिए। और नीचे वाली टर्म कब छोटी होगी, जब नीचे माइनस आएगा, तो माइनस VS लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया भाई। ये दो टर्म है मेरे पास, F0 बराबर FS V अपॉन V प्लस माइनस VS, ठीक है। मुझे पता है ये मुझे बड़ी हुई सुनाई देनी चाहिए इसके कंपैरिजन में। तो ये ज्यादा कब होगी इससे, ये ज्यादा तब होगी इससे जब मैं नीचे वाली टर्म को क्या कर दूंगा, छोटा कर दूंगा। नीचे वाली, ऊपर तो कुछ है नहीं घटाने बढ़ाने को, नीचे वाली टर्म को छोटा कब कर सकता हूं मैं, जब इसमें से यहाँ पे माइनस कर दूं, ठीक है। नीचे वाली टर्म छोटी हो जाएगी, अगर प्लस कर दूं तो नीचे वाली टर्म बड़ी हो जाती है, जिससे पूरी टर्म छोटी हो जाएगी। अगर नीचे वाली टर्म को छोटा कर दिया तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये F0 की वैल्यू मुझे क्या आएगी, बड़ी हुई सुनाई देगी, ठीक है। तो माइनस आ गया, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब दूसरे केस में जब अपना सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, अभी भी ऑब्जर्वर तो स्टिल है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दी थी, 480 हर्ट्ज, ठीक है। तो 480 लिखा, ठीक, बराबर FS फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स V अपॉन V। अब देखो क्या आएगा, अब यार ये जो है सोर्स, ये जा रहा है अपने ऑब्जर्वर से दूर की तरफ। ऑब्जर्वर से दूर जाने का मतलब इसका साफ है, मतलब इसका क्लियर है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऑब्जर्वर से अगर ये दूर जाएगा, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वर से अगर ये दूर जाएगा तो यहां पे अगर ये होता, ठीक है, और यहां पे बजता इसका जो स्पीकर है या फिर इसकी जो हॉर्न है, तो मुझे यहाँ पे तेज सुनाई देता। जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो मुझे क्या सुनाई देगा, इसके एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी है उससे कम सुनाई देगी। इसका मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी से अगर मुझे इस क्वांटिटी को कम करना है तो नीचे ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करना पड़ेगा, देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये FS है, कुछ भी है, मान लो 500 है, 500 है, और मुझे करना है इस 500 को 480। तो 480 करना है तो मुझे ये वाली टर्म क्या करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बेसिक मैथमेटिक्स, सिंपल मैथ्स, ठीक है, कोई ज्यादा ज्ञान वाली बात नहीं। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2 अपने पास में भाई, ठीक है जी। डिवाइड करो दोनों को, डिवाइड करोगे ये 1 को और 2 को, ये FS से FS कैंसिल आउट हो जाएगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा अपने पास में 56 अपॉन 48, 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू V प्लस VS अपॉन V माइनस VS, ठीक है जी। अब यहां से क्या निकलता है, 8 से 7 बाई 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 7V माइनस 7 वेलोसिटी ऑफ सोर्स बराबर 6V प्लस 6 वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब यहां से अगर हम V की वैल्यू निकालेंगे, ये 6V को इधर लाएंगे तो V बन जाएगा, और ये 7 और 6 13 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएंगे। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो आएगा मेरे पास में वो आ जाएगा V अपॉन 13। V है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वो है 343 मीटर पर सेकंड, और 13 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये गया 2 टाइम्स, ठीक है, 26 आ गया, देखो ना 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 26 आया, 8 बचा और फिर 3, तो ये 6 आ जाएगा, उसके बाद 0.4 आ जाएगा। तो 26.4 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए किसकी वेलोसिटी, सोर्स की वेलोसिटी, यानी कि एम्बुलेंस की वेलोसिटी। समझ में आ गया। तो ये एक ही तरीका है डॉपलर के सवालों को करने का। जब भी देखो भाई, एक ही ये फॉर्मूला याद रख लेना, ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनती है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी, दोनों तरफ ऊपर नीचे v और प्लस माइनस लिखना है, ऊपर लिखना है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, नीचे लिखना है सोर्स की वेलोसिटी। जो भी मूव नहीं कर रहा है उसको 0 कर दो, दोनों कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे पता चल जाएगा कि बढ़ी हुई सुनाई देगी तो मुझे कौन सा प्लस लिखना है और कौन सा माइनस लिखना है, और घटी हुई सुनाई देगी तो कौन सा प्लस लिखना है, कौन सा माइनस लिखना है। ठीक है, क्लियर है, बेसिक है बिल्कुल। चलो जी, अब भाई ये इंपॉर्टेंट केस डॉपलर का, इसे भी समझ लेते हैं कि अ ट्रेन अप्रोचिंग अ रेलवे क्रॉसिंग एट अ स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर साउंड्स अ शॉर्ट व्हिसल एट अ फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज व्हेन इट इज 300 मीटर अवे फ्रॉम द क्रॉसिंग। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग से सीधा 300 मीटर दूरी पे, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है और ये इधर जा रही है, ट्रेन अप्रोच कर रही है, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग को। तो क्रॉसिंग से 300 मीटर दूरी पे ये 640 हर्ट्ज की विसल हॉन्क करती है। ठीक, अब इसकी स्पीड भी हमें दे रखी है 120 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये 0 से 0, ये 5/18 आ गया, ठीक है, और ये 6 से गया 3 बार और ये 6 से गया
20 टाइम्स, तो आएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 100/3 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रही है, 100/3 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रही है। ठीक, चलो जी, अब क्या बोला गया आगे कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड परपेंडिकुलर टू द ट्रैक। अब ये ट्रैक पे ऐसे जा रही है ना, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि अपना जो ऑब्जर्वर है वो कहीं यहां खड़ा है 400 मीटर फ्रॉम द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग से 400 मीटर दूर पे, 400 मीटर क्रॉसिंग से दूरी पे हम ऑब्जर्वर बना देते हैं और ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे आराम से खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यार देखो, हमने अभी तक जो सवाल पढ़े हैं डॉपलर के, वो पढ़े हैं एक ही लाइन में जब मोशन हो ऑब्जर्वर की और जो सोर्स है उसकी। अब यहाँ पे क्या है, सोर्स जा रहा है देखो इधर, ऑब्जर्वर खड़ा है कहीं इस लाइन के अलोंग, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डॉपलर इन 2 डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि यहां जा रहा है और अपना जो सोर्स है वो यहाँ खड़ा है, ये मूव भी कर सकता था ऐसे। ठीक है, अब होगा क्या वो समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन एक बनाओ, तो ये सोर्स और ऑब्जर्वर को मिला दे किसी टाइम टी पे। ठीक है, अब साउंड यहां से जो निकलेगी 640 हर्ट्ज की, वो तो ऐसे ही ट्रेवल करके आएगी ना ऑब्जर्वर के पास। साउंड को थोड़ी पता है कि मुझे ऐसे और ऐसे जाना है। ठीक है, वो कोई ऐसे रास्तों से घूम के थोड़ी ना आती है, वो तो डायरेक्ट पहुंचती है। ठीक है, तो अब हमने जो डॉपलर का फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है सीधी सीधी किस लाइन के अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स। सोर्स और ऑब्जर्वर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग होता है वो फॉर्मूला सिर्फ। ठीक है, तो मतलब कि इस लाइन के अलोंग तो डॉपलर लग सकता है ना, इस लाइन के अलोंग तो डॉपलर लग सकता है। ठीक है, तो मैं इस लाइन के अलोंग डॉपलर लगाऊंगा। अब डॉपलर लगाऊंगा तो क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज बाय ऑब्जर्वर होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, अब ऑब्जर्वर तो खड़ा हुआ है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है 0, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो रख देता हूं 0। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स v अपॉन v प्लस माइनस vs। ठीक है, अब vs क्या हो जाएगा, देखो भाई ये 100 डिवाइडेड बाय 3 इस स्पीड से इधर जा रही है, तो इस स्पीड का कंपोनेंट अगर मैं इधर थीटा एंगल मान लूं तो इधर कितना आएगा 100/3 cos थीटा। इधर इसका कंपोनेंट 100/3 का कंपोनेंट इधर 100/3 cos थीटा आएगा ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स, यही आएगा। ठीक है, तो इधर वाला कंपोनेंट लिखना है। अब cos थीटा का क्या वैल्यू आएगा, देखो ये है 3 ये है 4, तो ये ऑब्वियसली 500 होगा। ठीक है, तो cos थीटा जो होगा वो आ जाएगा मेरे पास में, cos थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 500, तो ये आ गया 3/5 cos थीटा की वैल्यू। जैसे ही 3/5 आई मैं यहाँ रखता हूं तो आ जाएगा 100/3 इंटू 3/5 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो रेल यहां से जा रही है इस डायरेक्शन में, इसका इधर कंपोनेंट कितना आया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ऑब्जर्वर सोर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो डॉपलर की इक्वेशन है उसमें सोर्स की वेलोसिटी कितनी लिखी जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। बस ये याद रखना है कि वेलोसिटी जो होती है लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर होती है बस। ठीक है, तो भाई जो वेलोसिटी सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो अपने ऑब्जर्वर को, वो कितनी होगी, जो इसने फ्रीक्वेंसी छोड़ी वो है 640 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय वी है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, स्पीड ऑफ साउंड हमें 340 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, 340 डिवाइडेड बाय वी है अपने पास अगेन स्पीड ऑफ साउंड। अब क्या आएगा, अब आएगा अपने पास में वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सोर्स चल रहा है अपना लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब देखो सोर्स जैसे जैसे यहां जाएगा, जैसे जैसे इधर जाएगा सोर्स, तो इसको आवाज तेज सुनाई देगी। आप कभी भी महसूस कर लेना कि रेल कोई ऐसे जा रही हो और अगर आप यहां कहीं खड़े हो तो रेल जैसे जैसे इधर परपेंडिकुलर पास आती है तो आपको तेज सुनाई देती है आवाज। ठीक है, तेज सुनाई देती है, इसका मतलब तेज सुनाई देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तेज सुनाई दे रही है मतलब ऑब्जर्वर को ज्यादा सुनाई दे रही है ना, ज्यादा सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए नीचे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी तभी तो एफ ओ बढ़ेगा, और एफ ओ तभी बढ़ेगा जब इसमें नीचे माइनस आएगा। माइनस आएगा यानी कि ये टर्म छोटी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, तो ये पूरी टर्म बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस टाइम वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी क्या है 20 है अपनी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। ठीक, तो ये आ गया अपने पास में 640 इंटू 340 अपॉन 320, तो ये 0 से 0 कैंसल आउट हुआ, ये 20 टाइम कैंसल आउट हुआ, तो अपने को सुनाई देगी
680 हर्ट्ज एंड दिस इज माय आंसर। तो समझ में आ गया होगा कि डॉपलर के कैसे सवाल बन सकते हैं। आई होप जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 पर।